बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंसदादे दहशतगर्दी के कानून 1997 का जो एक्ट है उसके अंदर तरमीम कर दी गई है। सेक्शन 11 यानी सेक्शन 11 के अंदर तरमीम की गई है, जिसके तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी को भी अगर शकूक शुबात हो, उसके अंदर बहुत सी प्रोविजंस दी गई हैं कि अगर कोई भी शख्स इन मामलात के अंदर जिनका ताल्लुक किडनैपिंग फॉर रैंसम से हो, एक्सटॉर्शन से हो, भत्ते से हो, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज और सर्विसेज से हो, अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं तो फिर उस शख्स को डिटेन किया जा सकता है 3 महीने के लिए। ये इख्तियार इंसदादे दहशतगर्दी के कानून 1997 के अंदर तरमीम के तहत दिया गया है। इसके साथ एक सनसेट क्लॉज लगाया गया है अपेरेंटली, जो कि तकरीबन 3 साल के लिए है। 3 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। अहमियत इस बात की है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। जरूरत ये बचाई जाती है, जो ऑब्जेक्टिव और रीजंस हैं इसके अंदर, वो ये है कि जिस तरह से मुल्क में दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, स्पेशल पावर्स जरूरत है पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की। लिहाजा अगर शक की बुनियाद पर किसी को डिटेन किया जाएगा इन वजूहात की बिना पर और सफिशिएंट ग्राउंड अगर एग्जिस्ट करेगा, तो उसके नतीजे में किसी शख्स को भी ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू सफिशिएंट ग्राउंड्स तहवील में लिया जा सकेगा 3 महीने के लिए। अपोजिशन को एतराज़ ये है, मौलाना फजल रहमान की साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि इससे तो आप हर एक को शक के नरगे में ले आएंगे और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। क्या वाकई ऐसा होगा? ये बात अपने अंदर एक सवाल रखती है और मौजूद है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कोई डायलॉग का प्रोसेस, मीनिंगफुल प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता। बातें बहुत सी की गई हैं। हुकूमत ये कहती है कि हमने पिछले 2-3 माह के अंदर 3 दफा वज़ीर आज़म की तरफ से ये कोशिश की गई है, ये ऑफर की गई है कि आइए बात कीजिए। वज़ीर आज़म उनकी आइल्स में गए, हाथ मिलाया और कहा कि डायलॉग कीजिए, बात कीजिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इवन आज की लेजिस्लेशन के ऊपर भी शदीद एतराज़ात हैं। ये तमाम मामलात अहम है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं जी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आदिल शाहजेब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आदिल साहब आपका भी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून इंसाफ, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बैरिस्टर साहब आपसे ये आगाज़ करना चाहूँगा, ये जो आज आपने तरमीम करवा दी है, वैसे तो कानून इंसाफ की वजारत आपके पास है, आई एम श्योर और भी बहुत कुछ होगा पाइपलाइन में जो आप हमें नहीं बताते, लेकिन ये भी आज आपने एक ऐवान के अंदर एक बॉम्ब भी फोड़ा है। मतलब 3 महीने की डिटेंशन किसी को भी, यानी कि कल कला को आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती तो आप 3 महीने के लिए मुझे भी शक की बुनियाद पर रख लेंगे, डॉक्टर साहब को भी रख लेंगे। आदिल साहब अगर आपकी गुफ्तगू उनकी पसंद नहीं आती तो आप कहेंगे हमारे पास इनके खिलाफ भी शवाहिद हैं, हम शक की बुनियाद पर इनको भी प्रिवेंशन में रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, किसी सियासी जमात के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ काउंटर टेररिज्म के जो एफर्ट्स हैं उसको ऑगमेंट करने के लिए, उसको फर्दर सोलिडिफाई करने के लिए और फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए हमने ये लेके आए। और ये नई चीज नहीं है। आपको याद होगा 2014 में भी जब APS का, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया अफसोसनाक हुआ था, उसके बाद भी जो है कानून साजी हुई थी और 2 साल के सनसेट क्लॉज के साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और ये 3 साल का सनसेट क्लॉज है। जाहिर बात है कि आप देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। सूबा KP में वहां पे दहशतगर्दों से जो आए रोज हमारी अफवाज पाकिस्तान और फोर्सेस के और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो जवान हैं और उसके साथ साथ जो सिविलियंस जो कैजुअल्टीज हैं वो आपके सामने है कि ना सिर्फ KP बल्कि बलूचिस्तान, और ये तो 2 मेन सूबों में जो इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ दीगर भी वेरियस पॉकेट्स में टेररिज्म इज ऑन द राइज। आप पिछले साल से इस साल का मवाजना करें, एनालिटिकली आप एनालिसिस करें, उसका डेटा देखें तो वो 2-fold जो है इंक्रीज आई है टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज और टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स हैं उसमें। अब यहाँ पे ये बात कहना जरूरी है क्योंकि ये नई चीज नहीं है। 11 टेट्रा E में जो अमेंडमेंट आज आई है, ये सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रेंथन करने की पोजीशन है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, और जो करंट हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है वो एक रोबस्ट रिस्पांस चाहती है। अभी फिल वक्त जो करंट लीगल फ्रेमवर्क है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। एक सेकंड, इसमें चेंज फिर यही हुआ ना कि आपने वो आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस देयर ऑफ की जगह सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट कर दिया है। मुझे सिर्फ ये बताएं, आर यू
आपके पास कोई वाटर टाइट गारंटी है कि इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे किसी भी सियासी जमात के किसी शख्स को एप्रीहेंड करने के लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डालने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात होती है, जो वहां पे आप देखें तो उसके सब आर्टिकल 4 में एक रिव्यू बोर्ड का जिक्र है। अब ये रिव्यू बोर्ड अगर फेडरल लॉज में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो जाहिर बात है कि फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, क्योंकि मुतलका नॉर्मली तो ये होता है कि किसी की अरेस्ट हो तो उसको विद इन 24 आवर्स या 5-6 घंटे का अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो डिले के साथ वैसे विद इन 24 आवर्स पेश करना होता है, इलाका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन इसमें जब आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब एक टेररिज्म से रिलेटेड मामलात हैं और काउंटर टेररिज्म के ऊपर आपने जो है तमाम तर चीज को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एम्पावर करना है, तो फिर उसमें आपके पास एक रिव्यू बोर्ड मौजूद है जो रिव्यू बोर्ड का क़याम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे और उसमें खाली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करते हैं, चेयरमैन होता है उसका और उसके साथ 2 इजाफी लोग होते हैं और वो मेजॉरिटी से डिसीजन करता है कि क्या किसी की डिटेंशन जो है वो सही है या गलत है या कोई ऐसा मामला है जो उसमें फर्दर रीजनिंग हो सकती है। अच्छा, होल्ड ऑन टू दिस देखा जा सकता है। तो ये नहीं है कि सेफगार्ड्स नहीं है। सेफ आप कहते हैं सेफगार्ड है। डॉक्टर साहब, अब आपके नजदीक एक बिल्कुल मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाता, इसकी जो लीगल लैंग्वेज है उस पे, इसके अंदर सफिशिएंट ग्राउंड्स का वर्ड इस्तेमाल इंसर्ट किया गया है। आपके नजदीक, क्योंकि आज बहुत से दोस्तों ने, आपके कॉलीग्स ने ये भी कहा कि ये तो बड़ा गलत है, आप तो खुली छूट दे रहे हैं, किसी को भी पकड़ लिया जाएगा 3 महीने के लिए। वज़ीर मुमलिकत ये कहते हैं कि नहीं, रिव्यू बोर्ड मौजूद है, इसका अब्यूज नहीं हो सकता, ना ही इसको कोई सियासी तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी मिनिस्टर साहब, मेरे ख्याल में रोटी को चोची कहना शुरू कर दिया इन्होंने। मैं आपको रफली बता देता हूँ, व्हेन यू से सफिशिएंट ग्राउंड, ये बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है। सब्जेक्टिव टर्म का मतलब ये है, इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकती है। इसमें कोई ऑब्जेक्टिवली कुछ नहीं बताया जा रहा कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। सब्जेक्टिवली मैं कहता हूँ कि जी मुझे देखने में बैरिस्टर साहब जो है ना, मुझे देखने में इनकी हरकतें ठीक नहीं लग रही, इनको अंदर कर दो 3 महीने। अच्छा, अब जब मैं इस चीज को जो देख रहा हूँ, मुझे अचानक फ्लैशबैक होता है हिस्ट्री में। मैं 1918 में चला जाता हूँ। 1918 में एक एक्ट पास हुआ था, उसको रोलेट एक्ट कहते हैं। इट वॉज एन एक्सटेंशन, जैसे ये कह रहे ना कि पहले भी था, इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन आर्मी एक्ट 1915, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बेसिस पे की थी और जो नेशनलिस्ट अपराइजिंग था उसको कर्ब करने के लिए की गई थी। उसके ऊपर इन लोगों ने कर दिया था, 1918 का रोलेट एक्ट किया था और उसमें यह किया था कि किसी को भी आप इनडेफिनेट, उसके बाद शक की बुनियाद पर आप इनडेफिनेटली उसको एप्रीहेंड कर सकते हैं। चलो, इन्होंने उनसे थोड़े से बेहतर है, इन्होंने इनडेफिनेट की बजाय 3 महीने का वो कैप लगा दिया है। लेकिन ये बेसिकली वही है। और रोलेट एक्ट के बाद जो सानिया हुआ था ना, उसको हम जूलियन वाला बाग कहते हैं, क्योंकि वो उसी एक्ट के खिलाफ जो लोग खड़े हुए थे, वो उसी एक्ट इनको जनरल डायर बना दिया आपने, खड़े हुए थे। सॉरी सर, ये जनरल डायर बना दिया आपने बैरिस्टर अकील मलिक साहब को? नहीं, मैंने देखिए, मैं इनको कुछ नहीं बनाया। मैं बैरिस्टर अकील साहब बताते खुद तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके सामने जो लॉ आ जाता है, जो दिया जाता है कि यार हुण पास कराना है, तो ये बेचारे क्या करें, ये तो कुछ नहीं कर सकते ना। इन्होंने तो करना होता है। मतलब ये लोग तो देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस गवर्नमेंट, ये लोगों की हैसियत एक कार्बन पेपर से ज्यादा नहीं है। दे आर नॉट ऑन 1 पेज, दे आर द कार्बन पेपर। इनके ऊपर कागज रखा जाता है, उसके ऊपर दबा के लिखा जाता है और नीचे वाले कागज के ऊपर वो चीज आ जाती है और उसके बाद कार्बन पेपर को उठा के साइड पर रख दिया जाता है। दैट इज हाउ दे आर, दिस इज व्हाट दे आर एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, इन माय ओपिनियन। ये सारी चीजें आप जरूर करो। मुझे देखिए, आपने टेररिस्ट को एप्रीहेंड करना है, जरूर करो। आई एम विद यू, आई एम ऑल द वे विद यू। मैं आपसे भी 2 हाथ आगे खड़ा होकर वो करूंगा। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 10 या आर्टिकल 17, आप मुझे बात बताएं, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो आर्टिकल्स हैं, जो पहले 20 वाले हैं, आप पिछले 3 साल में देख लो, उनमें से कौन सा आर्टिकल के इन लोगों ने खिलाफ वर्जी नहीं की? किस आर्टिकल के खिलाफ वर्जी नहीं की इन लोगों ने? इन लोगों ने इतना किया कि ये सोच ले, इतने आर्टिकल्स की इन लोगों ने खिलाफ वर्जी की है कि ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग वालों ने इनको ऑप्रेसिव रिजीम कह दिया है।
इन्होंने इतने ज्यादा इन आर्टिकल्स की, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की वायलेशन की है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटेग्रिटी को खत्म किया है, जो जुडिशरी थी उसकी इंडिपेंडेंस को खत्म किया है, कि आपका इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो फुली अथॉरिटेरियन रिजीम में शुमार होता है। उसको जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट वाले हैं उन्होंने 3 से भी पॉइंट्स कम दे दिए हैं। 1 और 4 के दरमियान में अथॉरिटेरियन रिजीम होती है, 4 और 6 के दरमियान में हाइब्रिड रिजीम होती है। तो जो आपने फरमाया है उससे तो मुझे यही मैं अक्स कर पाया हूं कि आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स है टू बिलीव कि ये जो अमेंडमेंट है इसका असल हदफ ऑपोजिशन बनेगी और जिस मर्जी को होगा उठा लिया जाएगा, 3-3 महीने के लिए गायब कर दिया जाएगा। मैं देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इसका असल हदफ ऑपोजिशन बनेगी, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि इसके अंदर एक इब्हाम है और उस इब्हाम का फायदा ये लोग उठाएंगे। क्यों? इनको डर सिर्फ और सिर्फ, देखिए इनकी एग्जिस्टेंस खतरे में है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने सीनियर मोस्ट लीडर कह रहे हैं। वो राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, वो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, वो हर एक कह रहे हैं कि उनकी एग्जिस्टेंस खतरे में है। मुझे एक बात बताएं, हु स्टॉप्स देम? अब मुझे एक बात बताएं, इज दिस नॉट, ये जो अभी कहते हैं हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो आज इन लोगों ने रेजोल्यूशन पास की है, ठीक है जी, शेख अकरम, वकास अकरम साहब, वकास अकरम शेख के उसमें, मुझे एक बात बताएं, इज दिस रियली व्हाट वी आर नाउ डाउन टू? कि हम जस्ट बिकॉज कि उसने, अच्छा वो कह भी रहा है और सब कह रहे हैं कि जी इनका दिया हुआ है तो बनारस में का आप इस, अगर आप इतने नीचे गिर गए हैं तो आई एम सॉरी, मैं उतना नीचे गिर नहीं सकता आपको उठाने के लिए भी। ठीक, अच्छा, दिस इज व्हाट इट इज। पाकिस्तान आज इधर आके खड़ा हो गया, अगर यहाँ पे पाकिस्तान आके खड़ा हो गया, मुझे डर लगता है कि पाकिस्तान बहुत नीचे चला गया है, बहुत नीचे चले गया मॉरली एथिकली। अच्छा ठीक, आप कहते हैं मॉरली एथिकली नीचे चले गए हैं। एक बात जो अभी राना सनाउल्लाह साहब का क्योंकि जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि अकील मलिक साहब इस पर रिस्पॉन्ड करें, बट आदिल शाह साहब, जो कल राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की है, जब उनसे बात की कि जो तहरीक इंसाफ के साथ इसको क्या वक्त मुश्किल तो गुजर जाता है, क्या आप डिफेंड कर पाएंगे, तो उनका रिस्पॉन्स देखने वाला था। आदिल साहब, ये एक तो ये जो कानून में तरमीम है, जरा इस पर भी रिफ्लेक्ट करें, और दूसरी बात ये है कि हुकूमत भी कोई वाज़ेह तौर पर डिफेंड नहीं कर पाती। वो कहते हैं हम तो 3 दफा कह चुके हैं, हमसे आए बात कर लें। इसका मतलब है समहाउ वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है। देखिए मुनीर फारूक साहब, आवाज ब्रेक हो रही है, होप कि मेरी तरफ से, क्यों आज ठीक आ रही है, इंटरनेट के थोड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। आई होप यू कैन हेयर मी। आई कैन हेयर यू। मैंने बैरिस्टर अकील साहब की गुफ्तगू सुनी और डॉक्टर साहब की गुफ्तगू भी सुनी। बड़ी ये इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है दोनों जानिब से। एक तो बैरिस्टर साहब ने जब ये कह दिया सफिशिएंट ग्राउंड का वर्ड इस्तेमाल करके, और साथ में ये छोटी दिलवा दी ये किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगा, और फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी को कन्विंस भी कर लिया, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी वो ऐसी जमात है जो कि इन चीज़ों पे, शख्सी आज़ादियों पे और इंसानी हुकूक पे, आपको पता है उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बहुत ही कम जाके कॉम्प्रोमाइज करती हैं। अब बैरिस्टर साहब ने जो बात की, वो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, और डॉक्टर साहब का इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू सुने। वो कह रहे हैं काउंटर टेररिज्म की बात है तो हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम उसको। अब देखिए वर्डिंग चेक करें ना, एक्सटॉर्शन चेक करें। पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो केपी के मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आपको ऐसे कवानीन चाहिए, लेकिन हुकूमत को ये इंश्योर करवाना है कि ये कवानीन जो है वो नहीं इस्तेमाल होंगे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ। वो उन्होंने पीपल्स पार्टी को इंश्योर करवा दिया। अब तरीके साहब अगर बैठने के लिए नहीं तैयार, डॉक्टर साहब अगर ये कह रहे हैं कि काउंटर टेररिज्म में हम आपके साथ हैं, जो आपके एतराजात हैं भाई वो टीवी पर तो नहीं हल होंगे डॉक्टर साहब। वो जब आप बैठेंगे आपस में, आप अगर उनके साथ बैठने के लिए नहीं तैयार, अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी के कहने पर अमेंडमेंट्स कर ली, जो भी ये ड्राफ्ट था उसमें, तो आपके कहने पर भी कर लेते। तो आप अगर बैठने के लिए नहीं तैयार तो जाहिर बात है, देखिए ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादतियां भी हुई हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है
कि ऐसे कवानीन अभी मौजूद भी नहीं थे, लेकिन जो इमरान खान साहब के दौर में राना सनाउल्लाह से कितने केजी की जो हेरोइन निकाली गई और फांसी घाट तक उन्हें पहुंचा दिया गया, और ऐसी कोई बीसियों मिसालें मौजूद हैं। वो क्या था? फिर उसके बाद आरएसएफ ने इमरान खान साहब को प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर करार दिया था, और दुनिया के 37 रूलर्स, वर्स्ट रूलर्स में जो शख्सी आजादी दबाने वाला प्राइम मिनिस्टर उनको करार दिया था। तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी डॉक्टर साहब। तो ये हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। हम अगर आज के दौर में इन चीजों को कंडेम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें पीछे जाके वहां भी कंडेम करना पड़ेगा। जब आप अगर इस तरह से अगर आप चले जाएं तो 1980s में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के साथ जो जनरल ज़िया ने किया था, ऐसे कवानीन नहीं थे मौजूद। उसकी कोई जरूरत ही नहीं होती है। आप उठा के लोगों को जेलों में डाल दे, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब इस मुल्क में लापता अफराद भी मौजूद हैं। तो लेकिन अगर काउंटर टेररिज्म के लिए ऐसे कवानीन आते हैं और जो वक्त की जरूरत है, तो और वो अगर आप पार्लियामान से बाहर बैठ के गिले करते हैं या आप कापियां उसकी फाड़ के फेंक देते हैं, वैसे तो हल नहीं होगा ना। ठीक, आप पार्लियामान के फ्लोर पे बैठे हैं, हुकूमती कमेटियां हैं, अगर पीपल्स पार्टी के साथ वो बैठ रहे हैं, आप बैठने के लिए नहीं तैयार, तो ऐसे तो मामलात हल नहीं होंगे ना। पीटीआई के दोस्त ऐसे जो उनके गिले, बट आज हाँ चले, लेकिन आज भी उनको एतराज था, मौलाना फजल रहमान साहब को भी इस बात पर एतराज था। एक बात अकील मलिक साहब मैं जरा ये जरूर आप सामने रखना चाहूंगा। एक तो मुझे पता है बिकॉज आप वजीर मुमलिकत हैं और आप वाकई रोटी को चोची तो बिल्कुल नहीं कहते। दूसरी बात यह है कि अब डॉक्टर साहब ने आपकी शान में, आपकी हुकूमत की शान में कहा कि आप लोग तो सिर्फ कॉपी पेस्ट, मतलब कार्बन पेपर है के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आपके पास कानून आ जाता है, आप उसे पास करवा देते हैं। मतलब एक पोस्ट ऑफिस का किरदार है आपकी हुकूमत का। जरा इस पर भी रिफ्लेक्ट कीजिएगा। इन जो आपका कॉन्डक्ट रहा है इतने अरसे में, क्या आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जितने फैसले हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ सजाएं हो रही हैं, सब कुछ वो आर्टिकल 10A को मलूज़े खातिर रखा जा रहा है, फेयर ट्रायल मिल रहा है हर एक को? देखिए, सबसे पहले फेयर ट्रायल पे आ जाए मुनीब साहब के, बिल्कुल तमाम तर तकाज़ों को मलूज़े खातिर रखा गया है। जो ड्यू प्रोसेस है वो बिल्कुल दिया गया है और दिया जा रहा है। जिन जिन केसेस में इनको सजाएं हुई हैं, ज़ाहिरी बात है वो ट्रायल कंप्लीट हुआ है, वेरियस स्टेजेस से गुजरा है, वेरियस एविडेंस अप्रीशिएट हुआ है, कुछ एविडेंस डिप्रिशिएट भी हुआ है। और ऐसी बात नहीं है जिन लोगों के खिलाफ नहीं कोई ऐसा मवाद था बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और कोई ऐसे एविडेंस मौजूद नहीं थी, उनकी रिहाई भी तो हुई है। ये भी तो ऐसी बात भी तो नहीं है कि उनको उससे सजा तो नहीं दी गई, उनको वहाँ से उन मुकदमात से बरी किया गया है। अब यहाँ पे ये बात भी देखें, और उसको भी ये अपनी पार्टी के लोगों को जो बरी हुए हैं उसको शक की नज़र से देख रहे हैं। डॉक्टर साहब इंतहाई मोहतरम है, काबिल एहतराम है मेरे लिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर साहब कहते हैं, बेशक इस हुकूमत के बारे में कहते रहें, हम ना तो कोई कार्बन कॉपी हैं ना कोई कार्बन पेपर हैं। हम ये मैं आपको ज़रूर बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम हो रहे हैं वो कर रहे हैं। अब इसी कानून की अगर बात कर लें, इसकी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस अगर आप पढ़ें, आपके पास कॉपी मौजूद है, आप उसमें देखें कि ये किस लिए बनाया गया है। ये इसीलिए बनाया गया है ताकि आप जो पोटेंशियल टेररिस्ट एक्ट्स हैं या थ्रेट्स हैं उनको काउंटर कर सकें। और ये मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया मनीम साहब, ये कोई नई चीज़ नहीं है, 2014 में हो चुका है, उसी चीज़ को ये रिवाइव किया गया है। और ये कोई एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं है, ये 3 साल का इसमें सनसेट क्लॉज डला है। और उसके साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँ, प्रिवेंटिव मेजर्स और सेफ गार्ड जो हैं इसमें वो दिए गए हैं। अब ये कह दें कि 2014 में जब इंट्रोड्यूस हुआ था, जब ये आया था, तब तो सारा पार्लियामेंट मुत्तफिक था। अगर हमने पीपल्स पार्टी को, और ये असल काम ऑपोजिशन का होता है, और ऑपोजिशन का काम था कि ऑपोजिशन सिर्फ तकरीर ना झाड़ती, वहां पे ऑपोजिशन के अरकान को काउंटर अमेंडमेंट वहां पे उसी टाइम देनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी ने यह काम पूरा किया। पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये लैंग्वेज इस तरह नहीं, आप इसको बदला के जो है सफिशिएंट ग्राउंड्स वाला जो है उसमें आप डालें। और बिल्कुल हम किसी की भी आर्बिट्री अरेस्ट या डिटेंशन के साथ नहीं खड़े, लेकिन ये जरूरी है इन दिस डे एंड एज। इस अभी फिल वक्त जो जैसा माहौल है, जैसी एक फिजा है, दहशतगर्दी की एक लहर है, उस हवाले से हमें जरूरी है कि ये लाया जाए। और आपको याद होगा, आपने तो एक्सटेंसिवली कवर किया था तमाम तर मामला। आपको मैं थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब की मेमोरी जॉग करूंगा कि 2014 में जब ये कानून आया था, और उस वक्त मुनीब साहब ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब हुआ था, उसके बाद फिर इस
पूरे दहशतगर्दी के नासूर से जान छुड़ाई गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अगर ये दोबारा अज़म किया है और ये बेड़ा, अच्छा चले उस बात पर तो आपने अपनी वजाहत दे दी है, पर मुझे साहब एक बात है ना, तो जाहिर बात सर बात ये उस पे आपने अपनी वजाहत दे दी है। मैं चाहूंगा, क्योंकि ये बात ना, ये डॉक्टर साहब बार बार और हमेशा कहते हैं कि भाई जो आप लोग कर रहे हैं ये इसकी भरपाई तो कभी आपको करनी पड़ेगी ना। अब ये सिर्फ डॉक्टर साहब कहते हैं, उनके कॉलीग्स भी कहते हैं, यानी उनके जो पार्लियामेंट्री लीडर है सेनेट के अंदर अली जफर साहब, वो भी कहते हैं, आपकी तरफ से भी जवाब दिया जाता है। मैं जरा ये सुन लें और इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा, पर मैं डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। इरफान साहब और अली जफर साहब के दरमियान जो मामला है, जरा वो भी सुन लीजिए। वो ही काटोगे। इस तरह की नाअहली से आप जमहूरियत को कत्ल करते हैं। जब आप सजाओं की बारिश आज हमारे ऊपर कर रहे हैं, कल को आप सबके ऊपर गिर सकती है। एक वक्त आएगा कि इसी कुर्सी पे हमारा तहरीके इंसाफ का बंदा बैठा होगा और फिर देखते हैं कि आप लोग किस तरह हमारे साथ यहाँ पे बैठते हैं और बाहर जिंदगी गुजारते हैं। ये हमारा आपसे वादा है, इंशाअल्लाह अज़ीज की सुध समेत वापस करेंगे। कहते हैं जी जो बोगे वो काटोगे, कहते हैं जी कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये ना कहें, ये ताने ना दें। हाँ, आपके लीडर को सजा हुई है, आप जरूर एहतजाज करें, आपको उसका हक है। मुहज़्ज़ब हुदूद के अंदर बोलें, हम आपका दुख भी समझते हैं, आपका कर्ब भी समझते हैं, लेकिन ये ताने ना दें हमें। हमारे साथ हो चुका है, हमने कोई 9 मई नहीं किया था। नवाज शरीफ नायल हुआ, यहां से निकला एक बड़ा जुलूस लेके लाखों लोगों के साथ, लेकिन किसी ने जीएचक्यू की तरफ देखा नहीं। एक बात मैं अकील मलिक साहब जरा क्विकली इस पे बता दीजिए, आपको अंदाजा है कि जो जिस तरह से वक्त गुजर रहा है, मुश्किल वक्त गुजर जाता है, कैसे भरपाई करेंगे? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो कह रही है जो कुछ हो रहा है वो लिखा जा रहा है, इट्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, ये हिस्ट्री बन रही है, ये वक्त बदल भी सकता है ना। देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी की गारंटी तो नहीं होती, वक्त तो बदलते रहते हैं, वक्त आते हैं, अच्छे वक्त भी आते हैं, बुरे वक्त भी आते हैं। जो इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की कि हम तो ये तमाम तर भुगत के आए हैं, और ये एक दफा नहीं, हमने तो दो मरतबा 3 मरतबा ये भुगता है, तो ये कोई ऐसी नई बात तो नहीं है। और पीपल्स पार्टी ने भी भुगता है। जाहिर बात है कि अब ये पीटीआई वालों के साथ जो है ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात तो नहीं है। अपने दौरे दवार में जो इन्होंने इक़्तिदार में जो फस्तायत ज़दा एक इक़्तिदार का इनका टेन्योर था या जो पीरियड था, उसमें एक डेली की रिपोर्ट ली जाती थी। इमरान खान साहब डेली की रिपोर्ट लेते थे कि जी जो मैं सख्तियां कर रहा हूं, और ये हम सख्तियां नहीं कर रहे उनके ऊपर, उनको तो इतनी सहूलियात मुयसर है। मतलब हमने वर्जिश की मशीनें और दीगर, मैं क्या क्या लिस्ट गिनवाऊं, मैं हमेशा लिस्ट गिनवा के थक जाता हूं कि इतनी मुलाकातों के रिकॉर्ड टूट गए, सहूलियात के रिकॉर्ड टूट गए, और फिर भी कहा जाता है कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। बताएं मुझे कि क्या नवाज शरीफ को 7 कमरों पे मुश्तमिल या मरियम नवाज साहिबा को 7 कमरों पे मुश्तमिल कोई ऐसा एक ऑनक्लेव दिया गया था अडयाला के अंदर? बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। एक कमरा था बमुश्किल, और उसमें भी यकीन जाने की जो सहूलियात थी वो उसका खुद जिक्र मौसूफ कर चुके हैं बानिए पीटीआई। उन्होंने कहा कि इनके एसी और टीवी में उतरवाऊंगा। मतलब ये देखे ना, अब ये हमें वाकईतन ये ताने ना दें कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ऑफ कोर्स we're well we're mindful of the fact कि इसीलिए हम बात करते हैं कि आप डायलॉग करें, आप मुज़ाकरात करें। हमें दुख है आपके जो कैदी 804 हैं जिसका आप जिक्र करते हैं कि वो कैदी जो है वो अपना टाइम अगर गुजारा है अडयाला में, तो जाहिर बात है कि वो उन केसेस में मुलव्वस है जो उसने केसेस किए हैं, उनकी सजा वो भुगत रहा है। ये कोई हुकूमत के बनाए हुए केसेस तो नहीं है, ये वो केसेस हैं। अब मुझे बताएं 190 मिलियन पाउंड वाला केस है जिसमें सजा हुई है, क्या वो हुकूमत का बनाया हुआ केस है? बात वही आ जाती है ना, बताएं अकील मलिक साहब, वो दुरुस्त सजाएं हुई हैं या नहीं? हुकूमत के बनाए हुए केसेस हैं, बात वही आ जाती है, बनाए हुए केसेस तो नहीं है। पर ये बात भी दुरुस्त है कि हमने कोई 9 मई नहीं किया था, या अफसोसनाक 9 मई वाला या उस जैसा अफसोसनाक वाकया हमने नहीं किया था। ये वाकईतन ये सहरा और ये जो फेदर है ये पीटीआई की कैप में है। डॉक्टर साहब, ये जो बात अभी बैरिस्टर साहब कह रहे थे, बात वही आ जाती है, क्या ये लोग भुगत चुके हैं, आप अब अपना बोया हुआ काट रहे हैं, जो जुल्म आपने किए वो आप बर्दाश्त कर रहे हैं। बार बार वो एक ही कहते हैं कि जो केसेस है वो हमने नहीं बनाए। मुझे याद पड़ता है जब आपका दौर था तो उस वक्त भी कहा जाता था यार पैनमा हम तो नहीं लेकर आए ना, ये तो हमसे पहले का केस है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये तो मुझे सब कुछ ना ऐसे लगता है कि जैसे पहले सब कुछ सुना हुआ है, वो डेजा वू टाइप सिचुएशन है। देखिए जी, जब आप डेजा वू देखेंगे तो ये तो सारे केसेस अगर आप देखें, इनकी हिस्ट्री आप जाके ट्रेस करें तो आपको तो इन्हीं के दौर में जो सबसे ज्यादा जो सैफ उर रहमान का जो एहतसाब था, आप उसको देख ले कैसे था। फिर बाकी इनकी हुकूमत ने इन्हीं के टाइम पे इन्हीं के उसमें ये सब कुछ हुआ था जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ था। लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज वो करके देखता हूँ, वो
अभी ये बात कर रहे थे कि इस हुकूमत ने बाज जो केसेस बनाए हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन लोगों ने जिस तरीके से जो केसेस बनाए और उनके अंदर जो इन लोगों ने वो सेक्शंस लगाए ऑफ द पीनल कोड, अगर आप उसको ट्रेस करेंगे ये एग्जैक्टली वही केसेस वही पीनल कोड है जो वो जो लॉर्ड मैक्यूले के जमाने में लगे थे। और वो किसके में वो जो सॉरी कॉलोनियल लॉज है सारे। एग्जैक्टली और वो क्यों लगे थे? वो उसमें लगे थे ताकि वहां पे जो ब्रिटिश राज के खिलाफ लोग खड़े हो रहे उनके ऊपर लगाया गया था, उनको सप्रेस करने के लिए। फिर इन्होंने कहा कि जी ये सारे तो जो केसेस थे इनके ऊपर वो क्या फ्री एंड फेयर ट्रायल हो रहा है और सबको वो कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, वो कहते हैं कि फॉल्सस इन यूनो इज फॉल्सस इन ओमनिबस, मींस अगर आपके जो विटनेस होता है अगर वो अपने टेस्टिमनी में एक चीज गलत बयानी कर दे तो वो पूरी की पूरी टेस्टिमनी गलत हो जाती है। अब आप मुझे एक बात बता दें, जज साहब मैं उनकी जजमेंट पढ़ रहा हूं, उन्होंने जो पैराग्राफ 28 है, मुझे समझ नहीं आती कि जज साहब किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे। क्या उन्होंने ये खुद लिखा था तो समझ सोच कर लिखा था, या अगर उनको दिया गया है तो फिर जिसने दिया है उसने समझ सोच कर गया कि वो रेफरेंस देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो सारा 9th में है उसको वो रेफरेंस दे रहे हैं म्यूटिनी ऑफ 1857 के साथ। अच्छा, सो दैट मींस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले 1857 में जो म्यूटिनी थी, अब म्यूटिनी क्या थी? वो तो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द आजादी। कल हम जिस चीज के लिए खड़े हो रहे हैं उसकी शुरुआत 1857 में हुई थी उधर से। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जज साहब अपने आप को लॉर्ड मैक्यूले के साथ कंपेयर कर रहे हैं और इनकी हुकूमत को ब्रिटिश राज की तरह करके रहे। वैसे तो इनकी जायदादें हैं भी ब्रिटेन में, तो किसी हद तक वो ब्रिटिश राज तो चले गए, वो कह रहे ना गोरे चले गए और अपने वो पीछे छोड़ गए, उस बात को भी छोड़ दें, मैं उसमें भी नहीं जाता। अच्छा जी। जब हम इन सारी चीजों को वो करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो मुझे यहाँ पे बहुत अजीब अजीब चीजें लगती है। मुझे एक बात बताएं मुनीब साहब, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, हमारे साथ एक और भी अच्छे वो बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं उन्हें, जी मैं तजिया निगार बैठे हुए हैं, जी। और बैरिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं। आई वुड आस्क यू वन थिंग, बैरिस्टर साहब इस वक्त कैबिनेट मेंबर हैं जी। कैबिनेट में 60 बंदा बैठा होता है, आप सोचे 60 को हटा के सिर्फ 14 या 15 बंदे बैठे हों, उसमें मैं भेस बदल के बैठ जाऊं और मेरे साथ एक और बंदा भी भेस बदल के बैठ जाए या किसी टेबल के नीचे घुस जाए या सोफे के नीचे घुस जाए, सोफे के नीचे घुस जाए और ये लोग मुझे देख भी ना पाए, और या फिर ये मुझे ऐसे देखे कि मैं देखने में शहबाज शरीफ नजर आ रहा हूं या मैं देखने में, अगर आपने कुछ तिलिस्माती चोगा पहना होगा तो डॉक्टर साहब आप नहीं नजर आएंगे ना उन्हें। अगर नहीं, ये जिसने ये सारी कॉन्स्पिरेसी लिखी हुई है, और ये याद रखे ये वो शहादत देने वाले लोग थे कि जिनको सरगोदा के जो कोर्ट है उसने पहले ही रद्द कर दिया। आज ये लोग कहते हैं, ये लाहौर वाला कहते हैं कि वो ठीक है, सरगोदा वाला कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। देखिए जब आप इस किस्म के जजमेंट्स आ रही होंगी ना, आप देखिए उसमें चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो इनको 2016 में सजाएं मिली थी वो सही थी या गलत थी, वो गलत होंगी, ठीक है, लेकिन आज भी सही नहीं हो रहा। आपका आर्गुमेंट ये ना कि जो आज हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। सर मेरा ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर उसका स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, वो ज्यादा होता जा रहा है। वी नीड टू एड्रेस दिस थिंग। सर यही अर्ज मैं कहता हूं सर, मैं यही अर्ज करता हूं कि हर दफा ना वो स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, वो 2-3 नॉच ऊपर चला जाता है मामला। बात सिर्फ ये है, आदिल शाहजेब साहब अभी आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, बैरिस्टर साहब की भी सुनी, अब आर्गुमेंट एक यहां पर ये भी है कि जो गुफ्तगू की नई बात हो रही है, राणा साहब ने भी कहा, 3 दफा हमने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो इनको कहा है कि आप आ जाएं गुफ्तगू कर लें, वो गुफ्तगू का कोई सिरा निकलता नहीं है। आप जरूर कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब की भी ये ख्वाहिश है कि गुफ्तगू हो, बातचीत हो, थोड़ा मसला हल हो जाए, लेकिन हमें कोई अभी तक कोई वे आउट नजर नहीं आता किसी भी तरह की पार्लियामेंट्री डायलॉग का, या कम से कम तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान किसी डायलॉग का। देखिए मुनीर साहब, दोनों की गुफ्तगू मैंने सुनी, काबिल एहतराम, हमारे दोस्त हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से इनका ताल्लुक है, ज्यादा दूर नहीं जाते। 1988 से लेकर 2002 तक, जब तक मुशर्रफ साहब ने जब टेक ओवर कर लिया,
पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या था, एक रोलर कॉस्टर गेम थी। सैफुर रहमान साहब भी आपको याद होंगे, और फिर पीपल्स पार्टी ने जो नून लीग के साथ किया वो भी आपको याद होगा, और वो बार बार वो साइकिल रिपीट होता रहा। जब तक तब तक दोनों मेच्योर जमातों की मेच्योर क़यादत बैठकर जिन्होंने मिसाके जमहूरियत किया, उसके बाद आप देखें, उसके बाद से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कम से कम एक दूसरे की मुखालफत और वो जरूर किया, लेकिन उस तरह का इंतकाम उन्होंने नहीं किया। आज जरूरत क्या है, एक नए इमरानी मुआहदे की, एक नए मिसाके जमहूरियत की, जो शायद खकान अब्बासी साहब बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ भी उसमें बैठे, और ये तीनों बड़ी जमातें दो चीजों पे एग्री हो कि सियासी इंतकाम का निशाना एक दूसरे को ना बनाएंगे, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करके कोई भी इक्तिदार में नहीं आएगा। इन तीनों जमातों के लिए जब कंधा इस्तेमाल करके वो आ जाते हैं इक्तिदार में, वो काबिल कबूल है। अब अगर फर्ज करें 2024 का इलेक्शन पीटीआई के लिए नाकाबिल कबूल है, पीटीआई ये कहती है कि इन्होंने कंधा इस्तेमाल करके आए हैं। आप मुझे बताएं 2018 में क्या हुआ था, क्या आरटीएस फेल नहीं हुआ था? तो इन सबको आपस में बैठकर, जब आप बैठेंगे नहीं, तहरीक इंसाफ का देखिए इस वक्त अलमिया ये है, हम इस वक्त जो डायलॉग अगर आप नहीं करेंगे तो उसके बगैर ये मामलात हल नहीं होंगे। ये चीजें जो है ना तो टीवी चैनलों पर हल होगी, ना आप अगर बाहर जितने भी सेशन कर ले हल होगी। ये आपका काम है, अवाम ने आपको वोट दिया है, उनके मसाइल खुदारा हल करें। आप आपस में नहीं बैठ सकते, आप आपस में अगर बैठने के लिए नहीं तैयार, अगर फर्ज करें एक जमात जो है, देखिए 3.5 साल में खान साहब की सबसे बड़ी गलती क्या थी, उन्होंने बाकी सियासी लीडरों का वजूद ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। उनके साथ तो बैठना तो छोड़ें, इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स तक में वो नहीं जाते थे, तो वो रवैया भी तो ठीक नहीं था ना। बट आदिल साहब, मैं अगर आपका आर्टिकल देखूं, आदिल साहब जो आपका आर्टिकल मैं देखूं, उसमें आपने लिखा है, किसी और के पास है। अब आपके आर्टिकल से मुझे लगता है उसमें आपने लिखा कि ये लिख के ले लें कि ये मामलात शायद जो नया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं होगा अगर मामलात खराब है। तो मैं चाहता हूं आप उस पर भी रिफ्लेक्ट कीजिएगा। मैं देखिए उसकी मैं आपको बताता हूं वो मैंने क्यों लिखा। अगर तो जिस तेजी से फैसले हो रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही हैं, और अगर मामला मतलब 30-35 सीटों तक पहुंच जाता है, इस पर बाय इलेक्शंस होते हैं, और बिल फर्ज नंबर गेम में पीएमएलएन लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है। पीएमएलएन अगर लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है, पीपल्स पार्टी डिसाइड करती है कि हमने जाके बैठना है और बिलावल भुट्टो ओपोजिशन लीडर होंगे, फिर तहरीक इंसाफ कहां जाएगी? वो ओपोजिशन लीडरी भी इनसे चली जाएगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन्होंने अपनी सियासत से अपने आप को बंद गली में जो धकेल दिया है तहरीक इंसाफ, वो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब मुझसे यहाँ पे एग्री करेंगे। अब शाह महमूद साहब की रिहाई मुतवक्के है, उनकी जिस तरह से बरियत हो रही है, होना ये चाहिए, उनको सामने लाएं, वो एक्सेप्टेबल है तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए, सबके लिए, उनको पोजीशन लीडर बनाए। देखिए वो रास्ता निकालते हैं कि नहीं, वो डायलॉग पर यकीन रखते हैं, बड़े पुराने सियासतदान हैं। ये नहीं हो सकता कि हम नहीं बैठेंगे आपके साथ भाई। आप अगर बैठेंगे नहीं तो मामला कैसे हल होगा? अगर आपने 2024 में अगर आप इलेक्शन का बायकॉट कर देते, क्या आपको इतनी अवामी पजीराई मिलती? नहीं। आज आपने ऐलान कर दिया हमने इस नशिस्तों पर जो है वो हमने कंटेस्ट ही नहीं करना। अगर आप कंटेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादातर नशिस्तें अगर पंजाब से आपके लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो पीएमएलएन उस पे लैंडस्लाइड विक्ट्री करके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है, आप कहां जाएंगे? तो आप अपने रास्ते खुद बंद कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं, और पीपल्स पार्टी को भी देखिए, कल बिलावल भुट्टो की जो स्पीच थी एनएफसी को लेकर, वो कोताहियों की जिक्र कर रहे हैं वफाकी हुकूमत की, और पीपल्स पार्टी को ये सूट करता है। इस वक्त तो जरूरत है पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो पोजीशन में बैठ जाए? काबीना में तो नहीं है ना। तो अगर नून लीग खुद से अगर अपनी हुकूमत कायम कर लेती है, और जिस तरफ चीजें जा रही है मुनीर साहब आपको पता है, हमें तो इसी तरह नजर आ रहा है जिस तरह हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है, में तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा शकील मलिक साहब का, जनाब आदिल शाजिब साहब का, और सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।